सो हेलो, वेलकम बैक टू मार्जिनलाइज। तो आज मैं रेशम फातिमा। आज हम एक झारखंड के बहुत बड़े एक्टिविस्ट और राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं, ग्लैडसन डुंगडुंग, उनसे बात करेंगे। तो बेसिकली हम उस बारे में बात करने आए हैं कि अभी हाल ही में रतन टाटा की डेथ हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा एक सिंपैथी और शोक का माहौल था पूरे कंट्री में। इवन झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी ये सिंपैथी एक्सप्रेस करी थी। बट कहीं ना कहीं एक आदिवासी तबका है जो कि उस शोक में शामिल नहीं था। तो उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, वो हम आज जानेंगे सर से। तो आप सर बताएंगे कि क्यों ऐसा है, क्यों, क्या कोई नाराज़गी है, क्या है वो, क्या रीज़न है? देखिए, कोई भी व्यक्ति का जाना, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु, वो निश्चित तौर पर सभी के लिए शोक होगा। और रतन टाटा का जाना बहुत सारे लोगों के लिए, देश के लिए क्षति है, अगर उस संदर्भ में, एक व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे तो। लेकिन यदि आप टाटा के बारे में बात करते हैं, चाहे वो रतन टाटा हो या पूरा टाटा एम्पायर, अगर उसमें आदिवासी को आप माइनस करके बात करेंगे तब तो सवाल खड़ा होगा। वो इसलिए सवाल खड़ा होगा कि पूरा टाटा का जो एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर, वो कहाँ पर खड़ा है, वो किसकी ज़मीन पर खड़ा है? वो ज़मीन आदिवासियों की है। लेकिन आज जितना भी टाटा के बारे में कहा जा रहा है, उनको मैंने इसलिए आर्टिकल का हेडलाइन में मैंने लिखा कि परोपकारी भगवान टाटा क्वेश्चन मार्क। क्या सच में वो परोपकारी भगवान है? अब वो परोपकार करने वाले हैं और उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि टाटा ऐसे देश में पहला ऐसा बिजनेसमैन है जो सेंसिटिव था, जो लोगों के बारे में, कर्मचारियों के हितों के बारे में समझता था, जो गरीबों का हितैषी था, वो परोपकारी व्यक्ति था। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप उनको इस फ्रेम में सेट करते हैं, उनको अगर एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा देश के लिए योगदान था, वो चले गए, इतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको परोपकारी भगवान और इतना दयालु प्रेमी इस टाइप का प्रेजेंट करेंगे, तब तो सवाल उठेगा और आदिवासी सवाल पूछेगा। उसका कारण है जी। तो उसके मतलब क्या कारण रहे हैं, ये आप कारण पे थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, वही, यदि टाटा को समझना है तो जैसे मैंने कहा कि आदिवासी को माइनस करके टाटा नहीं हो सकता है। तो आप पूरा इस फ्रेमवर्क को एक साथ देखना पड़ेगा। अब टाटा की उत्पत्ति कैसे हुई यहाँ पर? जो उनके परदादा रहे हैं, जो एक ज़माने में ओफिम बेचा करते थे चाइना में, है ना, ओफिम व्यापार से जो भी उन्होंने पैसा कमाया, फिर विदेश घूमते समय में उनके मन में आया था कि भारत में एक ऐसा आधुनिक स्टील प्लांट बनाना चाहिए। लेकिन इसी बीच उनकी देहांत हो गई। तब उनका सपना जो था उसको साकार करने के लिए उनके बेटे दोराब जी, उन्होंने मतलब शुरू किया। अब इसमें देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं टाटा अगर जमशेदपुर में प्लांट स्थापित करने के लिए, जो काली माटी, एक्चुअली उसका असली नाम है काली माटी में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उत्पत्ति से लेकर ना सिर्फ जमीन, लेकिन उत्पत्ति से ही आदिवासी जुड़े हैं। जो ये जो मिशन सरंडा किताब है, इसमें उस आपको मिलेगा। क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट थे, जो आयरन ओर की खोज कर रहे थे, तो उसी दरमियान वो सरंडा जंगल की तरफ जाते हैं। तब वो क्या देखते हैं कि कुछ हो आदिवासी, उनके पास कुल्हाड़ी है, लोहे का कुल्हाड़ी। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर आदिवासियों के पास ये लोहे का कुल्हाड़ी कहाँ से आया? तब वो उनको पूछते हैं। तो चूंकि आदिवासी हो भाषा और इसमें तो समझ में उनको नहीं आता है, तब वो इशारा में बताते हैं कि ये कुल्हाड़ी जो है वो उन्होंने उस पहाड़ से, जो सरंडा जंगल का ही एक पहाड़ है, सरंडा का मतलब 7 पहाड़ों का एक जंगल, उसी में से एक पहाड़ है नौमंडी। तो उन्होंने इशारा किया कि उस पहाड़ से हम लोग लेके उसको गला के जो है कि कुल्हाड़ी बनाते हैं। तब वो लोग वहाँ पे चले गए, तब उनको लगा वाह, यहाँ तो पूरा आयरन और भरा पड़ा है। और उसी की वजह से टाटा जो है कि जमशेदपुर में प्लांट इस्टेब्लिश करने का वो पूरा प्लान बनाया, और वहाँ जो है कि 24 आदिवासी गाँव को उन्होंने कब्जा किया। और वहाँ पे कब्जा किया स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहीं कोई मुआवजा दिया नहीं। अब मुआवजा तो छोड़िए, उस जमाने में पूरा इलाका को कब्जा करके जो खेती के कुछ जमीन थे, खेती का जमीन से भी लोग टैक्स लेते थे आदिवासियों से, और जब टैक्स नहीं दे पाए तो कभी उनका बैल उठा लिया। ये सारी घटनाएं हुई। और से कब्जा करने का तरीका था वो। हाँ, तो उस जमाने में जो किसान आंदोलन चलता था,
उसमें एक किताब है, उसमें ये सारे चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, कैसे टाटा जमींदारी चलाता था, है ना, वहाँ पर। और जो 24 आदिवासी गांव जो है उसको कब्जा करने के बाद फिर वहाँ नवामुंडी में उन्होंने माइनिंग के लिए लिया। अब ये जो 24 आदिवासी गांव को कब्जा किया, तो उसको आप देखिएगा उस जमाने में वहाँ के हो, वहाँ संताल और भूमिज, 3 तरह के आदिवासी थे। और ये तीनों कम्युनिटी का कुल मिलाकर जनसंख्या 24 गांव में 95% था, और उसमें कुछ दूसरे लोग थे कुछ गांव में, तो 5% जनसंख्या उनकी थी। लेकिन जैसे 100 साल हो गया टाटा का, 100 साल के बाद 2011 का जनगणना हमने देखा, तब उसमें आदिवासी जो है वहाँ 95% से घट के सीधे 5 पर आ गए, और जिनकी जनसंख्या 5 थी उसमें बाहर के लोग आए, जो भी चाहे बिहार से आए, बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, वो 95% हो गए। उसका असर क्या हुआ, पॉलिटिकली आदिवासी का सब कुछ चला गया। एक तो वो जमीन जो है CNT एक्ट के तहत जो जमशेदपुर के अगल बगल में जो एडजॉइनिंग एरिया में जो बचा हुआ था, या अंदर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो सारे जमीन ले लिए। इसमें हमने स्टडी किया है विकास के कबरगाह में, जिसमें हमने बताया है कि एक व्यक्ति का 29 एकड़ जमीन था, उसको इतना टॉर्चर किया गया, वो जमीन बेच उसका 2 बेटा बचा हुआ था, दोनों को हत्या तक करने की धमकी देती गई। वो थाना जाते थे तो उनको कहा जाता था भोजपुरी में कि घेरा लगावे से तोहरे जमीन हो जाता हो, तो आदमी कहाँ जाएगा। अंत में वो जो है कि कैसे गैर आदिवासियों को ही जमीन दिया। एक महिला का केस है जिसमें उसका हस्बैंड टाटा में काम करते थे, उनको काम मिला था जमीन के एवज में, कैसे भी करके, मतलब मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन कभी कुछ दवा हुआ कुछ किया होगा, या फिर किसी भी तरह कैसे नौकरी मिला ये पता नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पे नौकरी मिली थी। उसके बाद वो काम कर रहे थे, बिल्डिंग बना लिए थे। बिल्डिंग बनाने के बाद इसी बीच उनकी मौत हो गई, तो महिला बच गई अकेले, उनकी पत्नी। दूसरे लोगों ने उनको इतना सताया, यहाँ तक कि उनके घर में लेटरिन वगैरह फेंक देते थे, इतना सताया, अंत में वो महिला अपना ज़मीन पूरा घर जो है दूसरों को बेच के वो पोटका गांव तरफ चली गई। तो इस तरह से मतलब हुआ है, और जमीन आदिवासियों का चला गया, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर। अब देखिए ये अनुसूचित क्षेत्र है जमशेदपुर, वहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र है, दो सीट पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा है। अब लोकसभा सीट को भी जनरल कर दिया, दोनों विधानसभा को जनरल कर दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो 5वीं अनुसूची जो बना है उसका आधार कहीं से भी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन को दिखा के सारे सीट को जनरल कर दिया। अभी हालत यह है कि आदिवासी जमशेदपुर में एक वार्ड में भी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो आप समझ लीजिए कि उनका सब कुछ चला गया। टाटा एम्पायर बना, दूसरे लोगों का जो है कि विकास हुआ, जो भी जिसको विकासी लोग बोलते हैं, लेकिन आदिवासी तो आपका सब कुछ गंवा दिया। उसके बाद अगर इसको और देखिए, कहते हैं कि टाटा का ह्यूमन फेस है, तो आप उसको ह्यूमन फेस देखने के लिए फिर आप उनका नवामुंडी आइए, जहाँ पे उन्होंने माइनिंग निकाला, आयरन, और जिसकी वजह से ही वो पूरा स्टील में जो है कि सम्राट बने हुए हैं देश में, है ना। अब वहाँ पे 3 गांव आदिवासियों का, तीनों गांव को कब्जा किया, उनको 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया, वहाँ से लोगों को भगाया। अगल बगल में लोग किसी तरह जाके बसे हैं। मैं वहाँ पे गया था, मैं देख के दंग रह गया कि आदिवासी जिनका जो पहाड़ है जहाँ पे लोग रह रहे थे, जिनकी ज़मीन है, वहाँ पे अरबों रुपये का आयरन और निकल रहा है, टाटा उससे पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है। वो आदिवासी जिनका वो जगह था, उनका गांव में जाइए, वहाँ से बिजली का तार मतलब वहाँ से गुजर रहा है, वो तार को खाली वो लोग देखते हैं, और वो सप्लाई टाटा का प्लांट में जा रहा है। हाँ, बिजली तक और इनको आज तक बिजली तक भी नहीं मिला है, रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी का कुछ भी सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। और उससे भी बड़ी चीज़ यह है, वहाँ एक कोड़ता गांव था, 3 गांव में से एक गांव, जिसमें आदिवासियों का जो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव, तो आप जानते हैं। तो ये हो आदिवासी लोग, उनकी भाषा में उसको बोलते हैं देसावली, जो खासकर पूजा स्थल, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। अब पूजा स्थल की अवधारणा क्या है, वहाँ जो सखुआ के कुछ पेड़ होते हैं, उनको मिला के ऐसा माना जाता है कि वहाँ उनका भगवान मरंगुरु रहता है। अब वहाँ कम्युनिटी से कोई भी व्यक्ति 1 साल का पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है, तोड़ना उसको पाप अपराध माना जाता है। अब सोचिए, टाटा इतना शक्तिशाली है कि आदिवासियों का भगवान को भी कब्जा कर लिया, पूरा घेरा लगा दिया, जबकि सेक्रेड प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। बिल्कुल, उसको वो लोग दे ही नहीं रहे थे पूजा करने।
आदिवासी लोग लगातार आंदोलन किया, तब जाके 2012 में उन्होंने खोला दरवाजा आदिवासियों के लिए। वो भी कंडीशन क्या, साल में सिर्फ आप एक बार आके पूजा कर सकते हैं। सोचिए, क्या टाटा इतना दयालु व्यक्ति, इतना प्रेमी व्यक्ति, इतना परोपकारी व्यक्ति, क्या हिंदुओं का भगवान को कब्जा कर सकता है क्या, या मुसलमानों का या ईसाइयों का किसी का भगवान को कब्जा कर सकता है क्या? लेकिन आदिवासियों के साथ ये हालत की, उसके बाद आप बोलेंगे परोपकारी भगवान है। जैसे अभी 17 अक्टूबर को हसदेव में जो मसाकर हो रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत आदिवासी की जान जा रही है, तो उसको कलिंगर मसाकर जो हुआ था वहाँ उड़ीसा में, तो उससे कंपेयर करा जा रहा है। तो वो टाटा के दौरान हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूँ काफी मसाकर्स हुए हैं। हाँ, पिछला जो मतलब दो चीजें मैंने बताया आपको, जमशेदपुर का बताया, नोआमुंडी का बताया। और नोआमुंडी तो एक वो जो टाटा जो कब्जा किया, उसके अलावा उसका अगर डेमोग्राफी चेंज नोआमुंडी में देखेंगे तो नोआमुंडी में एक जमाने में सिर्फ वो नोआमुंडी हो आदिवासियों का था, कोई भी नहीं था दूसरा। आज आप नोआमुंडी में चले जाइए, पूरा का पूरा नोआमुंडी टाटा माइनिंग की वजह से टाउन बन गया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वो आदिवासी गए। तो नोआमुंडी में ये देखिए डेमोग्राफी चेंज कैसे हुआ, आप जमशेदपुर में देखिए। लेकिन जो लोग आज मतलब देश में, खासकर झारखंड में डेमोग्राफी चेंज बोल रहे हैं, उसको इशू बना रहे हैं राजनीति में, वो लोग जमशेदपुर के बारे में उनका जुबान नहीं खुलता है। वो रांची के बारे में डेमोग्राफी चेंज HEC की वजह से उसमें जुबान नहीं खुलेगा। नोआमुंडी के बारे में बात कीजिएगा, उसमें जुबान नहीं खुलेगा, क्योंकि वोटर्स वही लोग हैं और उनके नेता भी वही लोग हैं, है ना। तो आप जो आपने कहा कलिंगा नगर, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर टाटा का आपको ह्यूमन फेस देखना है तो जमशेदपुर का इतिहास देख लीजिए, नोआमुंडी का इतिहास देख लीजिए। उससे भी अगर आप कन्विंस नहीं है टाटा मतलब ह्यूमन नहीं था बोल के, तो आप सिंपली वो एक बिजनेसमैन, मैं बोल तो एक बिजनेसमैन था। आप आइए कलिंगा नगर। अब कलिंगा नगर में क्या हुआ था, वो आदिवासियों की जमीन थी। आदिवासी कह रहे थे कि हम टाटा प्लांट हम लगाने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी खेती की जमीन है। वहाँ लगातार संघर्ष हो रहा था। अब नवीन पटनायक सरकार के साथ जो है MOU उनका था, MOU करने के बाद सरकार वो पूरा जमीन को उनको देना चाहती थी। अब 2 जनवरी 2006 समतल करना वो लोग चाह रहे थे, पूरा समतलीकरण उन्होंने शुरू कर दिया। तो आदिवासी आए वहाँ विरोध करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा करके रखा था कि वहाँ पर लाइनमैन भी बिछा के रखा था, वहाँ के एक्टिविस्ट बताते हैं, लाइनमैन भी बिछा के रखा था। जैसे आदिवासी विरोध करने के लिए आए, लाइनमैन से उनको उड़ाया गया, उसके साथ साथ उनको फायरिंग किया गया, गोली मारा गया। घटना स्थल पर 12 आदिवासी मारे गए और बाकी जो घायल हुए थे वो बाद में जाके 7 लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर कलिंगा नगर हत्याकांड में पुलिस फायरिंग में 19 आदिवासियों की जान गई। अब 19 आदिवासियों की जान जाने के बाद भी टाटा ने प्लांट वापस नहीं लिया, बल्कि सरकार के साथ मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा दिया गया। कुछ आदिवासी जो आंदोलनकारी थे उनको माओवादी बोल के उनके पास केस किया गया। कुछ लोगों को टाटा के कर्मचारियों की हत्या का झूठा मुकदमा के आरोप में जेल में डाल दिया गया। उसके बाद लगभग 120 लोगों को कहीं से भी उठा लिया। कोई सुबह में शौच के लिए गया हुआ तालाब से उठा लिया, किसी को घर से, किसी को बाजार से। इतना सताया लोगों को कि अंत में उनको समझौता करना पड़ा और टाटा वहाँ पर बना दिया बहुत बड़ा, आज के समय में इमारत बना हुआ उनका स्टील प्लांट का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तब सोचिए कि इतना दयालु, प्रेमी और परोपकारी रतन टाटा थे, तो 19 आदिवासियों की हत्या से उनको दिल में कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि रतन टाटा का हाथ आदिवासियों के खून से रंगे हुए थे। वो आदिवासियों का हत्यारा है रतन टाटा। इसलिए जितने भी लोग हैं बिना आदिवासी का बात करके, इसलिए मैंने कहा कि वो रतन टाटा या टाटा समूह की आप बात नहीं कर सकते। आदिवासियों का कबरगाह पे वो खड़ा है उनका सारा मतलब प्लांट। जमशेदपुर का आप जो है कि पुरातत्व विभाग से आप खुदवा लीजिए ना, पूरा जमशेदपुर को कोड़िए, आपको आदिवासियों के अवशेष मिलेंगे वहाँ पर। तो इसको तो बात करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आदिवासी कह रहे हैं कि रतन टाटा हमारा हत्यारा है, वो हमारा मॉडल नहीं हो सकता है, वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है, तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं। बेसिकली आपको ऑब्वियसली उनके डेथ पे शोक तो किसी की भी नॉर्मल डेथ पे, बस आपको ये इस चीज़ से प्रॉब्लम कि जो उनकी इमेज क्रिएट की जा रही है कि वो बहुत फिलैंथ्रोपिक थे और बहुत
सोचने वाले थे, तो वो आदिवासियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हाँ, और जी। उतना ही सिर्फ नहीं है। अब जब उनके बारे में बात, जैसे आपने कहा फिलैंथ्रोपिक थे, वही परोपकारी भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो भाई यहाँ पे जमशेदपुर में और खोजिए, जमशेदपुर की अगल बगल में जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कैसे टाटा प्लांट की वजह से उनका जो है कि जो जल स्रोत हैं उनको बर्बाद किया गया, उनको कॉन्टामिनेटेड मतलब वाटर पीना पड़ रहा है, दूषित, जादूगोड़ा माइंस हाँ दूषित नहीं, जादूगढ़ा तिनका नहीं है, तो अच्छा। दूषित पानी पीना पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक डैम बना हुआ है अच्छा। जिसको आजकल वो लोग डेमना लेक कहते हैं। जी, डेमना लेक से जमशेदपुर शहर को पानी दिया जा रहा है। अब सोचिए कि रतन टाटा इतने परोपकारी थे, तो डेमना लेक से जो विस्थापित हुए आदिवासी, उनको क्यों नहीं जो है कि उन्होंने पुनर्वास किया। जी, बिल्कुल। ये 2007 में जब टाटा का 100 साल पूरा हुआ, उस समय में देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे देश का औद्योगिक विकास का ये मॉडल है टाटा। तो टाटा ने देश को औद्योगिक विकास का मॉडल दिया, तो टाटा ने पुनर्वास का मॉडल क्यों नहीं दिया जब इतने बड़े परोपकारी थे? तो या फिर ये भी आप सोच लीजिए कि जितने भी टाटा या जमशेदपुर, कलिंगा नगर, क्या कलिंगा नगर में 19 आदिवासी मारे गए, उनके परिवारों के लिए रतन टाटा ने कुछ किया क्या? हाँ, क्या टाटा ने कभी माफी मांगा आदिवासियों से? आप ये सोचिए ना, जब लोग रतन टाटा का गुणगान गा रहे हैं, कल्पना कीजिए उस 19 परिवार के बारे में जिनकी हत्या रतन टाटा के प्लान की वजह से हुई। क्या वो लोग उनके लिए दुआ मांग रहे होंगे कि वो खुशी मना रहे होंगे? तो ये थे ग्लैडस्टोन डुंगडुंग सर, और सर का बेसिकली मानना यही है कि जो टाटा एक इंडस्ट्री का मॉडल है पूरी दुनिया में, 100 कंट्रीज में लगभग, तो हमें जब भी हम टाटा की बात करते हैं तो हमें आदिवासियों को नहीं भूलना चाहिए, उन आदिवासियों पे जिनकी कहीं ना कहीं, जिनकी सैक्रिफाइस पे ये टाटा का मॉडल स्टार्ट ही हुआ था, बना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्जिनलाइज।